एडिशन रिएक्शन के बाद अब बात करते हैं तीसरी कार्बनिक अभिक्रिया की, जिसे हम कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो रिएक्शन है जिसमें किसी मॉलिक्यूल से कुछ एटम या ग्रुप निकल जाते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये युगात्मक अभिक्रियाओं की बिल्कुल विपरीत प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। जैसे युगात्मक अभिक्रिया में अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल और अटैकिंग रिएजेंट आपस में जुड़कर एक कंपाउंड बनाते थे, इसमें अपोजिट होता है। इसमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड से कुछ एटम या ग्रुप निकल जाते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH2Br CH3, एक हमने एल्किल हैलाइड लिया, इसकी एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहां से Br और H एटम आपस में रिएक्शन करके निकलते हैं, यानी दो बॉन्ड टूटते हैं और यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। यहाँ से जो H निकला वो OH के साथ रिएक्शन करके H2O बनाता है और जो Br निकलता है वो K के साथ रिएक्शन करके KBr बनाता है। तो यहाँ से Br और एक H एटम साथ साथ निकल जाते हैं, तो यहाँ पर एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है इवन टाइप की रिएक्शन और दूसरी होती है E2 टाइप की रिएक्शन। इवन रिएक्शन की यदि हम बात करें तो इवन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें अभिक्रिया की जो दर होती है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, यानी कि ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है और इन्हें एक अणु विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ये एलिमिनेशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन की तरह ही है, यानी जो अभिक्रिया की रेट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, ये हमारे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि ये अटैकिंग रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इवन रिएक्शन का क्या एग्जांपल होगा, पर थोड़ा सा E2 के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन की रेट होती है वो सबस्ट्रेट के साथ साथ अटैकिंग रिएजेंट जो हमारा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, जबकि इवन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है और ये SN2 रिएक्शन की तरह इसकी क्रियाविधि होती है। तो अब हम इवन रिएक्शन की एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ इवन रिएक्शन में हम लेते हैं एक टर्शरी हैलाइड, तो जैसे कि हम लेते हैं टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड, तो ये हमारा CH3Br है। ठीक है, जब इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इस तरीके की एल्कीन हमको मिलेगी, साथ में KBr और H2O भी आपको प्राप्त होगा। अब हम यदि इसकी मैकेनिज्म देखें तो इसकी मैकेनिज्म की पहले स्टेप में ये जो टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड हमने लिया है ये आयोनाइज होगा, यानी इसका हेट्रोलिटिक फिजन होगा। हम जानते हैं कि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, यानी यदि CBr बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Br की ओर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है वो इस तरीके का मिलेगा, है ना, यानी यहाँ पर आपको टर्शरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है। अब सेकेंड स्टेप में ये जो हमारा कार्बोकेटाइन बना वो एक प्रोटॉन को अपने से अलग कर देता है और एल्कीन हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, यानी कि ये जो कार्बोकेटाइन बना ये
ये क्या करेगा, इसको मैं इस तरीके से लिखूं CH2H, तो ये पॉजिटिव है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता हुआ H प्लस के फॉर्म में निकल जाता है। और क्यों निकल जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एल्कोहलिक QH के साथ हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास OH माइनस आयन है, तो इसकी प्रेजेंस में ये जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और ये कुछ इस तरीके से, ये एक बॉन्ड तो था ही और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यानी यहाँ हमको एल्कीन मिली और साथ में ये H पॉजिटिव के फॉर्म में किसके साथ रिएक्शन करता है, H2O के साथ, OH माइनस के साथ रिएक्शन करके H2O बनाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पहला स्टेप है जिसमें कि कार्बोकेटाइन बनता है, ये एक स्लो स्टेप है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इस स्टेप में आप देखिए कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो ही पार्ट ले रहा है, यानी रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड करेगी, इस टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम इवन अभिक्रिया कहते हैं, यानी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, यानी E2 प्रकार की अभिक्रिया। E2 रिएक्शंस को हम बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और यहाँ E2 में जो 2 है वो रिप्रेजेंट करता है उसके ऑर्डर को, यानी यहाँ जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें दो मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर हमारे रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, इसलिए इसको बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जो रिएक्शन की रेट है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये किस किस पर डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैकिंग रिएजेंट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब E2 टाइप की रिएक्शन जनरली प्राइमरी जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो देते हैं। तो जैसे हम एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेते हैं RCH2CH2Br, ठीक है। तो ये हमारा एक एल्किल हैलाइड है जो प्राइमरी है, और जब इस पर एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस प्रकार होगा, RCH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2, यानी कि हमको यहाँ पर एल्कीन मिलता है। अब इसकी यदि हम क्रिया विधि देखें तो ये क्रिया विधि E2 टाइप की जो रिएक्शंस है, इनकी क्रिया विधि को यदि हम देखें तो ये सिर्फ एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है। इसमें ये जो आपका स्टेप नंबर 1 लिखें या ना लिखें, जो आपका एल्किल हैलाइड है, तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में जो KOH से हमको OH माइनस आयन मिल रहे हैं, वो OH माइनस आयन क्या करते हैं, इसको मैं इस तरीके से लिखूं CH2 को, ठीक है। तो ये आपका ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन हुआ बीटा कार्बन। तो इस अभिक्रिया में जो बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु है वहां न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होता है, मतलब ये OH माइनस आयन कहाँ अटैक करेगा, इस बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन परमाणु है उस पर अटैक करता है, और अल्फा कार्बन पर जो ब्रोमाइड आयन है, यहाँ से ये चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से Br माइनस के फॉर्म में निकलता है, और उसी समय OH माइनस इस पर बीटा कार्बन पर अटैक करता है, जिससे यहाँ से H प्लस आयन के रूप में ये हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यदि हम ट्रांजिशन स्टेट को यहाँ बनाएं तो ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जिसमें कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है ना, और उसी समय ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पर क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो ये वाली स्टेट कैसी क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। और इस स्टेट में
जो एनर्जी होती है इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए तुरंत ये दोनों निकल कर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड और एल्कोहलिक KOH के बीच होने वाली रिएक्शंस को देखा, जिसमें हमें एल्कीन की मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें एल्कीन मिलता है। तो ये तो बात थी हमारी सिमेट्रिकल टाइप के, हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिया। पर यदि कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हों, जैसे अभी Br क्या था, इस कार्बन पर अटैच था प्राइमरी पर, तो हाइड्रोजन बीटा से निकल रहा था, ठीक है। पर हो सकता है कि ऐसा कोई आपके पास इस R को मैं CH3 लिख देती हूँ और ये आपका CH3, यानी यदि हम सेकेंडरी वो लेते हैं क्या, 2 ब्रोमो प्रोपेन लेते हैं, तो उस कंडीशन में इसमें भी कुछ नहीं होगा क्योंकि एक सा ही प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसको ऐसा कर लें, हाँ, तो यहाँ आप देखेंगे 2 ब्रोमोब्यूटेन में 2 पॉसिबिलिटी हैं कि ये जो OH माइनस अटैक करता है वो हो सकता है यहाँ से हाइड्रोजन ले, यदि वो यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन लेता है तो आपको क्या मिलेगा, जो एल्कीन मिलेगी वो इस तरीके की मिलेगी, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है, इस वाले कार्बन से निकल रहा है। पर ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन इस कार्बन से निकले, और यदि हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलता है तो आपको जो एल्कीन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 ब्यूटीन मिल रहा है और यहाँ पर आपको 2 ब्यूटीन मिल रहा है, ये 1 ब्यूटीन और ये 2 ब्यूटीन। तो कौन सा जो आपका प्रोडक्ट है वो मेजर होगा, उसके लिए सेट-जेफ ने एक रूल दिया जिसे हम सेट-जेफ रूल कहते हैं। इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन हेलोजन के निकट उस कार्बन परमाणु से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन कम संख्या में उपस्थित होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और हाइड्रोजन इस कार्बन से भी निकल सकता है, बट सेट-जेफ का नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है, यानी कि मेन प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा, 2 ब्यूटीन। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से ऐसा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जिसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसमें हमें सेट-जेफ रूल से देखना पड़ता है कि हमारा मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, और सेट-जेफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है। तो इस प्रकार हमने ये E2 प्रकार की अभिक्रिया की क्रियाविधि यहाँ पर समझी।